हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। टुडे इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहां से हम कंटेंट की शुरुआत कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ होता है, या हम ऐसे बोलें कि ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल्ड फ्लो होता है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, यानी कि अब अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इंटरनल मैकेनिज्म या उनके वर्किंग प्रिंसिपल या उनके स्ट्रक्चर को जानना है, तो ऑब्वियस है कि हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल को समझना होगा। यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो फिजिक्स है, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसकी स्टडी करना जरूरी होगा टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बेसिक प्रिंसिपल्स, वो किस तरह से फैब्रिकेट होते हैं या क्या उनका एग्जैक्ट एनालिसिस है, इन सभी की जानकारी तभी होगी जब हम ये जान पाएं कि उनको बनाने वाला मटेरियल, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी मैकेनिज्म, उसकी पूरी फिजिक्स क्या है। तो आज से एक्चुअली हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के वेरी फर्स्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ओके, हालांकि आपने स्कूल लेवल पर थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा ही होगा और बेसिक इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं एक हमारे पास उसका छोटा मोटा फीलिंग जरूर अवेलेबल है, लेकिन एग्जैक्ट सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे इसे समझा जाना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी तक आपके दिमाग में उतनी अच्छी तरीके से क्लियर शायद नहीं होगी। अगर है भी तो कुछ ना कुछ आप सीखेंगे डेफिनेटली। इस सब्जेक्ट को हम कंप्लीटली डेडिकेटेड टू गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो भी गेट ईसी के एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट को कवर करूँगा। इस सब्जेक्ट की पूरी स्टडी के दौरान हम इस तरीके की अप्रोच रखेंगे कि आपको गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए और आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ और उसमें जितने भी मार्क्स का पेपर में आता है आप उसे आसानी से स्कोर कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सब्जेक्ट को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सबसे पहली हेडिंग जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने सेशन की, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी बोल रहे थे सेमीकंडक्टर फिजिक्स से शुरुआत होगी, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो गया। देखिए, सभी मटेरियल, कितना भी कोई भी मैटर हो दुनिया का, कोई भी पदार्थ हो, वो ऑब्वियस है कि वो एटम से मिलकर बना होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो ओरिजिन है, या हम एक तरीके से बोलें सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है, वो सेल है। ओके, इसी तरीके से किसी भी पदार्थ की जो छोटी से छोटी इकाई हो सकती है, एग्जिस्टिंग इकाई हो सकती है, वो एटम है। तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब थोड़ी बहुत जानकारी हमको होना जरूरी है। यहाँ से हम एक इंट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है ना, बहुत सिस्टमैटिक चलता है, काफ़ी कुछ उसमें डिस्कशन होता है, वो सब हम नहीं करने वाले। मुझे एक सरफेस आइडिया आपको देना है अबाउट द एटम्स, अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत बात करेंगे, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे बोहर थ्योरी के बारे में। यानी कि एटम में हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें सेमीकंडक्टर को समझने में मदद मिलेगी, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। आपका जो एक्चुअल सिलेबस है वो स्टार्ट होगा एनर्जी बैंड डायग्राम से, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट की। मतलब जो एक्चुअल गेट ऑफिशियल सिलेबस है वो एनर्जी बैंड से स्टार्ट होगा, लेकिन एनर्जी बैंड हमारे दिमाग में घुसे, हमें समझ में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत हम एक फीलिंग रखें एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा, इन सब बातों के बारे में। ओके, तो आज का सेशन इन्हीं छोटी छोटी बातों पर डेडिकेटेड है। तो शुरुआत कर लीजिए। आप सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और उसमें छोटी सी एक हेडिंग कहीं नीचे लिख लीजिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी मैटर हो दुनिया का कोई भी मैटर, किसी भी पदार्थ की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं।
किसी भी पदार्थ की कितनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दोस्तों? 2। सुनिएगा ध्यान से कहानी। द फर्स्ट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मास एंड द अदर इज कॉल्ड चार्ज। मतलब कहने का यह है कि आप दुनिया का नॉट ओनली सेमीकंडक्टर मटेरियल, आप कोई भी हो, मेटल हो, इंसुलेटर हो, है ना, प्लास्टिक का डब्बा, लकड़ी, लोहा, जो भी आप समझ लें, ओके, कांच का टुकड़ा, कुछ भी आप पदार्थ ले लें दुनिया का, मिट्टी से लेके कुछ भी, उन सब के अंदर 2 प्रॉपर्टीज पाई जाती है। द वन इज कॉल्ड मास, अनदर इज कॉल्ड चार्ज। ओके, अच्छा, मास वो प्रॉपर्टी है जो उस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटेशनल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाती है, तो मैं वहां पर बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला, जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। देखिएगा, यानी कि किसी भी पदार्थ की 2 प्रॉपर्टीज हैं, अभी मैंने बोला 2 प्रॉपर्टी हैं। द वन इज कॉल्ड मास, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एंड दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, या हम इसे बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। ओके, यानी कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स, या कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, यानी कि किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ के अंदर चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ओके, और अगर किसी पदार्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उस पदार्थ पर हमेशा हम बोल सकते हैं कि उसमें मास है। ओके, एक चीज़ आप समझिएगा, चार्ज और मास के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर, कोई भी पदार्थ हो, उसके अंदर मास होना लाजिमी है। ओके, लेकिन चार्ज होना कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि फिजिक्स में फोटोन वोटोन की चर्चा करते हैं, वहाँ पर मास भी नहीं होता, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें लिंक से नहीं हटना है। तो सो दैट आप समझिएगा कि किसी भी पदार्थ में जनरली चार्ज 0 हो सकता है, मास इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, स्पेशली जिनको हम यहां पर यूज करेंगे उनके केस में बात करें तो चार्ज 0 हो सकता है, बट मास जनरली 0 नहीं होगा। अब मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए 2 मासेस हैं, एक मास है m1 और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दूसरा मास है m2, तो इनके बीच में जो F ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G है यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई आपको? दूसरा, जब कोई 2 चार्जेस, अब प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, Q1 एंड Q2, चार्ज को Q1 Q2 से इंडिकेट करते हैं, जब r डिस्टेंस पर होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है हम इसे बोलते हैं कूलम्ब फोर्स, F कूलम्ब। ये होता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी r है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो दोस्तों, चार्ज की 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उन 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में रिस्पेक्टिवली दिस इज ड्यू टू द चार्ज, दिस फोर्स इज ड्यू टू द चार्ज एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू द मास। तो आप इस चित्रकारी को जल्दी से नोट कर लें, यानी कि मैटर के अंदर हमने 2 बातें की, मास एंड चार्ज, और चार्ज की वजह से ये वाला फोर्स लगता है और मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण। ओके, चलिए इतनी बात समझ ली सभी ने। अब बात करते हैं कि मैटर किससे मिलके बना है। हमने बोला कि मैटर के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं, मास, चार्ज। ओके, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो गई। चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की, चाहो तो लिख लेना आप अपने शब्दों में। यहां पर क्या है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स।
यहां लिख लीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा मास इज द, देखिए मैं जो बहुत ज़्यादा थ्योरी होगा उसको मैं बोल के आपको लिखा दूंगा, तो आप बोल के मैं जब लिखाऊं तो आप ध्यान से सुनते जाएं, लिखते जाएं। स्क्रीन आपके हाथ में तो रोकते जाएं, आराम से थोड़ा स्लो कर लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो जो चीज़ मेरे को लगेगी कि बोलने लायक है मैं उसको बोल के सुना दूंगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा इसमें, मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, ये होता है सिर्फ अट्रैक्शन टाइप का, मींस ओनली अट्रैक्शन फोर्स इज देयर। दो मासेस हैं m1 m2, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए पेन है, अब इसको अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये ऑब्वियस है नीचे आ रहा है, बिकॉज ऑफ धरती का जो मास है m1 वो इसके मास m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि बाकी चीजों से, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये बोर्ड लगा हुआ है, अब बोर्ड मुझे पकड़ के खींच के नहीं रहा अपनी तरफ, ये फोर्स बहुत कम होता है, तो लाइट ऑब्जेक्ट्स पर नहीं काम करता है। अब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। यहीं तक इतना आ जाइए आप बस चाहें तो लिख दें एक लाइन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ अट्रैक्शन टाइप, कोलम्बिक फोर्स होता है अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। अब इसमें क्या कहानी है थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अंदर जब लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो लगता है रिपल्सन। अब मैंने बोला कि भाई जो कोलम्बिक फोर्स है वो दो तरीके का है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो आपके दिमाग में सीधा सा एक वायरस आएगा, व्हेन इट विल बी रिपल्सन, व्हेन इट विल बी अट्रैक्शन, प्लस प्लस माइनस माइनस, दैट इज रिपल्सन फोर्स। दोस्तों आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं जानता हूं ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको आती हैं। मेरा पर्पज़ यहाँ पर इनको डिस्कस करने का ये है कि इनमें से कुछ दो चार बातें अगर आपको पहले से नहीं आती होंगी और अगर वो हम सेमीकंडक्टर में यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज बहुत होंगे। तो मैं उस कंफ्यूजन को आपके दिमाग से मिटाने के लिए यहाँ पर इन सभी बातों का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो सब बातें चल गई जो हमको ऑलरेडी आती हैं, आई नो दैट। ओके, ज़्यादा तो चीज़ें वो हैं जो हम 11th-12th में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, अभी तक जो चल रही हैं, है ना। तो नया सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम पुराने वाले को थोड़ा सा और एक बार रिव्यू करके उसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार करें जिस पर वो पूरा नए वाले का स्ट्रक्चर ढांचा बन पाए, है ना। तो रिपल्सन फोर्स कब लगेगा, ऐसा होगा तब लगेगा, और अट्रैक्शन कब लगेगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे तब लगेगा ये अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स। बहुत बेसिक सी बात हमने करी, यानी कि अगर ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 जो स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं, अगर वो सेम पोलैरिटी के हुए, दोनों प्लस प्लस हुए, तो ऑब्वियस है कि एक दूसरे को धक्का मार देंगे, और अगर प्लस माइनस हुए तो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, यहां तक का जो डिस्कशन है बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी से आप नोट कर लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, मैटर किससे मिलके बना होता है। मैटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एटम, एटम्स। क्या लिखेंगे आप यहां पर, एक लाइन लिख लीजिएगा, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम, कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स। क्या मैं ऐसा बोलूं कि मैटर पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, अगर वो मान लीजिए सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो गैस है या वो प्लाज्मा है, वो जिस भी स्टेट में है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारे एटम, लाखों करोड़ों अरबों एटम्स अगर बहुत ज्यादा क्लोज हो गए एक दूसरे के, वेरी क्लोज एक दूसरे के, एकदम कोने से कोने लगा, है ना, तो हम बोलेंगे कि वो सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल बन गया, बिल्कुल सटे हुए हैं। ओके, अब मान लीजिए थोड़ा थोड़ा दूर है तो लिक्विड बन गया। ओके, अगर थोड़ा ज्यादा दूर है तो हम बोलेंगे कि गैसियस स्टेट है। तो कुल मिला के क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी मैटर की एक छोटी सी इकाई, एक छोटी सी यूनिट है एटम। एटम अगर बहुत बहुत दूर है तो बनेंगे गैस, अगर थोड़ा कम दूरी पर है तो लिक्विड, और बहुत नियर है तो सॉलिड। हालांकि हम इसमें सिर्फ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की बात करने वाले हैं,
तो हमें सिर्फ पाला पड़ने वाला है अपना किससे, जिनके एटम्स बहुत नियर होते हैं एक दूसरे से। आगे चल के मैं बात करूंगा सिलिकॉन सॉलिड की, हम चर्चा करेंगे। ओके, तो दोस्तों एटम में आपको दो चीजें समझनी है, मतलब दो बातें हैं एटम के बारे में जो मार्केट में है। देखिए, पहली है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नाभिक, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर है दो दोस्त, एक है प्रोटॉन और एक है, न्यूक्लियस में है तो न्यूट्रॉन तो होना ही चाहिए, न्यूट्रॉन। मान लीजिए कोई एटम है, एक एटम के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो उस एटम के अंदर सबसे सेंटर में है न्यूक्लियस, नाभिक जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि देशवासियों ये कोई एक एटम है, तो इस एटम के सेंटर में कोई चीज मान लीजिए है, तो वो है दोस्तों, वो है न्यूक्लियस। कैपिटल एन से मैंने इसको डिनोट किया। और दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अच्छा तो इलेक्ट्रॉन कहां है फिर? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ है, चक्कर लगा रहे हैं, एक्चुअली घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़े से मनमौजी हैं, इनके पास बाइक है तो ये आते जाते रहते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो हमने बोला कि ये पूरा एटम है, एटम के अंदर दो बातें हैं, द वन इज न्यूक्लियस, अदर इज इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, अभी मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो तरह की चार्ज की बात की जा रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल ईच अदर, यानी कि जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास होंगे तो धक्का मारेंगे दूसरे को, नेगेटिव नेगेटिव पास पास होंगे तो धक्का मारेंगे दूसरे को। ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल। तो दोस्तों ये होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेचर है, क्यों है, कैसा है, ये छोड़ो, पॉजिटिव चार्ज। और ये होता है जीरो चार्ज, यानी कि ये न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। और ये भाई साहब होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। इतनी बात आपको समझ में आ गई है यहां तक? प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का काम है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहना, घूमते रहना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा अंदर इसमें। अब कहां घूमेगा, कैसे घूमेगा, बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ। ओके, न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठे हुए हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं कि यहां पर ये है P प्लस, बहुत सारे प्रोटॉन। ओके, और जो न्यूट्रॉन है वो कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है, उदास नहीं है, उदासीन है, न्यूट्रल है ना, उदास क्यों होगा। ओके, ये है। अब बात करते हैं हमने स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लिया, स्ट्रक्चर क्लियर है दिमाग में कि अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, प्रोटॉन बैठा हुआ है, न्यूट्रॉन बैठा हुआ है और बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब जो बाहर घूम रहे हैं वही बाहर भागने की चांसेस ज्यादा है ना। अब जो मान लीजिए एटम के बाहरी इलाके में है, अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास बैठे हुए हैं, न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े हुए हैं, नाभिक से। ओके, बाहर कौन घूम रहा है, बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, मतलब लेन देन, आवक जावक, भागना, भग जाना, वो सब किसका होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का होने वाला है। मतलब इसीलिए डिवाइसेस को बोला गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्योंकि जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही है। ये तो अंदर बैठे हुए हैं, तकिए वकिए लगा लेटे हुए हैं कि और बताओ सब बढ़िया है ना। काम कौन कर रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, घच 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 चक्कर लगा रहे हैं उसमें। इलेक्ट्रॉन लगातार घूमने में लगे हुए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो आना जाना, या दूसरे एक एटम से कूद के दूसरे में भाग गए, एटम से ही परमानेंट भाग गए, है ना। बिजली का तार आपने जोड़ दिया तो दौड़ना शुरू कर दिया, सब कौन करने वाला है, इलेक्ट्रॉन करने वाला है। क्योंकि ये चलने फिरने वाली चीज है, जो घूम रही है वही कंडक्शन करेगी, वही सब कुछ करेगी। तो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, प्रोटॉनिक डिवाइसेस नहीं।
ओके, क्यों? क्योंकि फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। बात समझ में आ गई आपको सभी को? तो यहां तक हम अभी थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया लेते जा रहे हैं। ओके, जो बातें आपके लिए ईडीसी समझने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं सिर्फ उनकी चर्चा कर रहा हूं। छोटी सी एक बात और बता देता हूं, ऐसे ही देखिए, अगर हम इनके मास की बात करें, मैंने बोला दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं, एक है चार्ज, दूसरा है मास। अच्छा, जब चार्ज की हम बात कर रहे थे तो हमने बोला कि भाई ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है। अब बात करते हैं थोड़ा वजन की, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेस्ट मास होता है, अभी समझेंगे रेस्ट मास, आने वाली क्लासेस में आपको ये चीज़ मैं समझाऊंगा, रेस्ट मास और अनरेस्ट मास क्या होता है ना। मतलब रेस्ट मास मतलब जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है या स्पेस में चल रहा है तब उसका मास कितना होगा। जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा दूसरों से तब उसका मास थोड़ा बदल जाता है, बात करेंगे, अभी कंफ्यूज ना हो। रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि सारी स्टडी इलेक्ट्रॉन की है इसलिए मैं अपने मन से ये सब चीजें बता रहा हूं आपको। ये रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, लिखा केजी में, पावर -31 है, ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के बारे में। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1836 गुना होता है। एक इलेक्ट्रॉन आप पकड़ लाए कहीं से, एक प्रोटॉन लेके आए, तो जो एक प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन के वजन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में 1836 गुना भारी होगा। बात समझ में आ गई? तो आप एक चीज समझिएगा, हमने बोला यहां पर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, और आपने देखा कि जो प्रोटॉन है वो लगभग 1836 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि जो एटम का पूरा मास है वो न्यूक्लियस में है? बिल्कुल, यानी कि एटम का जो मास है वो सेंट्रलाइज्ड है न्यूक्लियस पर। देखिए, ये सब बातें वो हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ की गई हैं। थ्योरीज आई अलग अलग समय पर, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और सिद्धांत बनाते गए, वो चीजें बनती गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मान लीजिए होता ना, किसी ने एटम में अंदर झांक के देखे, अच्छा इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये घूम रहे हैं। ओके, आप समझ पा रहे हो? ये कंप्लीट थ्योरी है जो एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई होती गई, उसमें करेक्शन हुए, चीजें समय के साथ बनती गई, बदलती गई। तो वो अल्टीमेट थ्योरी हमको अब जो पढ़ना है वो ये स्टैंडर्ड है। क्लियर है? एक बात और समझिएगा, जैसे नेचर में किसी भी मैटर की हम बात करें तो नेचर में एक टेंडेंसी है टू गेट इट्स एनर्जी न्यूट्रलाइजेस, मतलब एनर्जी संतुलित रहे, स्टेबल रहे। एटम की जो नेचुरल स्टेट है वो भी स्टेबल स्टेट है। ओके, मतलब एटम में टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज, नेट चार्ज, वो 0 होना चाहिए जनरली। अगर एटम के अंदर टोटल चार्ज 0 नहीं है तो हम उस एटम को बोलते हैं आयनाइज्ड एटम, उसका आयनाइजेशन हो चुका है। या तो उससे जो घूम रहे थे ना इलेक्ट्रॉन बाइक लेके, वो बाइक लेके निकल लिए भाई साहब, छोड़ दिया एटम का सहारा उन्होंने, है ना। तो वो या तो इलेक्ट्रॉन निकल लिए या इलेक्ट्रॉन उसमें आके जुड़ गए, तो उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन समझेंगे क्या होता है, लेकिन अभी आप समझिए कि जो नेचुरल स्टेट है किसी एटम की, वो एक न्यूट्रल स्टेट है, शांत बैठा हुआ है, कोई भी उस पर चार्ज नहीं है। वो क्या है, इसकी एक नेचुरल स्टेट है। तो दोस्तों, नेचुरल स्टेट में हमें एक चीज समझनी है, या एक न्यूट्रल स्टेट जनरली जो एटम की स्टेबल स्टेट है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हालांकि प्रोटॉन्स का लेना देना नहीं होता है, लेन देन जनरली नहीं होता। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में ऐसा होता है कि प्रोटॉन भी जाते हैं बाहर, लेकिन जनरली जब न्यूक्लियस डिके होता है, नाभिक का जब डिके होना शुरू होता है, तभी प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। घर फोड़ तो बाहर ही निकल आएंगे, कहाँ जाएंगे, समझ गए। तो प्रोटॉन जनरली अंदर ही बैठे रहते हैं न्यूक्लियस में, कहीं नहीं जाते वो। ओके, अब अनटिल अनलेस उनका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके किया जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर जनरली क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो हम लिख सकते हैं इन अ न्यूट्रल एटम
न्यूट्रल एटम और उसका आप बोल सकते हैं स्टेबल स्टेट, है ना। एटम की स्टेबल स्टेट भी यही है, नेचर से एटम जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी फिर उस पर प्रोसेस करके आपने जैसे भी उसको थर्मल एनर्जी देके, ये एनर्जी वो एनर्जी देके आपने उसको, मान लीजिए कि आपने उसको अनस्टेबल स्टेट में आप लेके आ गए। लेकिन स्टेबल स्टेट जो होती है वहां पर आप एक चीज बोल सकते हैं कि जो नेट चार्ज है वो होता है 0। यानी कि हम एक चीज और बोल सकते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज है नहीं, है ना, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या है, 0। तो यहां पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के बराबर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर। इतनी बात हमको थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप बना लें, जो जो भाषा मैंने बोली है उसमें से जो जो आपको लग रही है हाँ इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लें। देखिए ये सब टॉपिक आपको एग्जैक्ट फीलिंग, एग्जैक्ट एनालिसिस की तरफ ले जाने का मेरा मकसद है। मैं चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट को फील करें और बहुत बात से समझें, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट थियोरेटिकल है। अब इसमें थ्योरी है तो थ्योरी आपको नींद भी दिला सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तौर पर चलें, एक सीक्वेंस में चलें, जिससे कि आप चीज़ों को रिलेट करें और आप थोड़ा सा कनेक्ट रहें सब्जेक्ट से। कनेक्ट नहीं हुए तो काम बिगड़ जाएगा सारा। ओके, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, इसको नोट कर लें हम, आगे बढ़ना चाहिए मुझे। इतनी बात यहाँ तक की पिक्चर सभी को क्लियर है। हमने न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा जाना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं